हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पिछली जो लेक्चर जो सीरीज चल रही है इसमें हमारा कुछ पीछे छूट गया था, तो वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन ओमिक डिवाइस की। नॉन ओमिक डिवाइस क्या होते हैं? ओमिक डिवाइस तो पता है, ओमिक डिवाइस क्या होते हैं? जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ पता है क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर होता है। उसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, आई बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा उतना ही, ठीक है। कांस्टेंट ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन नॉन डिवाइस क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे डिवाइस जो डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मतलब ओम्स लॉ क्या कहता था कि जितना करंट बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा, या जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। लेकिन नॉन ओमिक डिवाइस ऐसे नहीं होते। नॉन ओमिक डिवाइस में ऐसा नहीं होता। नॉन ओमिक डिवाइस में ऐसा हो जाता है, ऐसा। अब इन दोनों में क्या है कि एक, मतलब कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी उतना ही नहीं बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि अगर ये जितना बढ़े उतना ये भी बढ़े। तो इसलिए यहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये नॉन ओमिक डिवाइस है, यहाँ से, ठीक है। तो इसका नॉन ओमिक डिवाइस समझिए क्या होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ क्या कहता था कि करंट और जो ये जो होते हैं दोनों आपस में कांस्टेंट होते हैं। जितना बढ़ेगा करंट उतना ही बढ़ेगा पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्राफ जो इसका ऐसे बनेगा, यहाँ ग्राफ बना लेना। तो ग्राफ ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई लिख लो, यहाँ पर वी लिख लो, तो ग्राफ ऐसा बना देना, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा इसका, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये इसके एग्जांपल है सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। ये अब आगे पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर जब आएंगे आगे, तो आपका इसी क्लास में आपको अच्छे से डिटेल से समझने को मिलेगा ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी बस इनको ऐसे ही समझ लो कि ये एग्जाम्पल है इसके नॉन ओमिक डिवाइस के। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसमें, वो है आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होते हैं? तो थर्मिस्टर लिखेंगे हम, दे आर हीट सेंसिटिव डिवाइस। हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव डिवाइस whose resistivity changes very quickly with change of temperature। मतलब क्या है कि ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करते हो, तो मतलब कि क्या है कि जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे तो उनके अंदर थोड़ा सा हीट का भी चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर और हीट रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये एक हीट सेंसिटिव डिवाइस है। मतलब कि ये थोड़ा सा ही हीट आप इसको दोगे, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करोगे, तो इसकी रेजिस्टिविटी तुरंत चेंज हो जाती है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब कि दे आर हीट सेंसिटिव डिवाइस। थोड़ी सी भी अगर इनको हीट जैसी मिलती है तो उनकी रेजिस्टिविटी तुरंत चेंज हो जाती है, तो ये थर्मिस्टर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना इज कॉल्ड थर्मिस्टर। ये बस आपको टर्म्स हैं, बस आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है। और इसमें बस ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस ऐसी है, बस डेफिनेशन है इसमें। और ये जो होता है इसमें लिख सकते, एक और लाइन लिखेंगे, फॉर सच डिवाइसेस अल्फा आर। जो अल्फा आर क्या है, मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ठीक है। अल्फा पढ़ा था ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कॉफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर सच डिवाइसेस मतलब इस टाइप के डिवाइसेस में जो अल्फा होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज पॉजिटिव, टेम्परेचर इज लार्ज। ये क्या होता है? लार्ज होता है। एंड मे बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। हम इसकी अब यहाँ पर बस इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन हेडिंग डालोगे, दे आर यूज्ड दे आर यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ स्मॉल टेम्परेचर चेंज। मतलब स्मॉल टेम्परेचर का भी चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी तुरंत चेंज हो जाएगी, तो मतलब इसी को हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। दे आर यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पर इसका यूज होता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लें इसमें, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं,
इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं थर्मिस्टर्स का। ये डिवाइस होते हैं, ये नॉनोमेटिक डिवाइस, थर्मिस्टर, ये दो एक टर्म थी, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या क्या पढ़े हुए थे, आर इक्वल टू क्या था, वी अपॉन आई, ये पढ़ा हुआ था, है ना। तो हमने रेजिस्टेंस के बेस पे क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हुए थे, वी इक्वल टू क्या था, आई आर था। तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ से वी अपॉन आई बन जाता है, ठीक है। और एक और रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा था आपने, आर इक्वल टू रो एल ए, है ना, ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो इसका यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि यहाँ पर हमें एक बोला क्या है, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो लिखा हुआ है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है कितनी, 5 ओम है, जिसको हमने स्ट्रेच कर दिया। एक वायर है, मान चलो ये वाली, मैंने इसको पकड़ के खींच दिया ऐसे। तो वायर जो होती है वो सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है। मान के चलो एक वायर थी, वो ऐसे थी, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वायर ऐसे थी, हमने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, क्या इसकी थिकनेस इतनी ही रहेगी, नहीं ना, इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। तो अब ये वायर कैसे हो गई, अब ये वायर जो हो जाएगी, स्ट्रेच कर दोगे, लंबा कर दोगे खींच के, अब ये वायर जो होगी वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे, है ना, ऐसी होगी ना, स्ट्रेच, सो दैट इट्स लेंथ बिकम डबल। अब इसकी लेंथ जो इतनी थी, अब वो इसकी लेंथ डबल हो गई टोटल, ठीक है। तो लेंथ बिकम डबल एंड एरिया बिकम हाफ, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था इसका वो क्या हो गया, वो आधा हो गया। पहले वो इतना था, अब वो आधा हो गया इसका, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हमें न्यू रेजिस्टेंस बताना है इसका वायर का कि अब कितना होगा। पहले वाला कौन सा था, पहले वाला ये था, पहले वाला ये था स्टूडेंट, इसका हमें दे रखा है 5 ओम, इसको हमने स्ट्रेच करके कर दिया, तो इसका ये तो हाफ हो गया, और ये जो लेंथ है ये डबल हो गई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेंथ जो है वो कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है, एल डैश लिख लेते हैं, एल डैश, ठीक है, 12 हो गई। और जो आपका एरिया जो आया है, न्यू एरिया जो आया है वो कितना हो गया, पहले वाले का कितना हो गया, हाफ हो गया। जो न्यू लेंथ जो आई है स्ट्रेच करने के बाद, वो कितनी आई है, पहले वाले की डबल हो गई, क्योंकि लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एरिया जो न्यू एरिया जो आया है वो कितना है, हाफ हो गया है। तो अब बोला है और क्या दे रखा है इसने, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना स्टूडेंट्स, 5 ओम दिया हुआ है। तो हमने न्यू वाले की रेजिस्टेंस निकालनी है, मतलब न्यू वाले के लिए मतलब आर डैश निकालना है, ठीक है। न्यू वाले के लिए हम आर डैश लिखेंगे, न्यू वाला एरिया ए डैश है, न्यू वाला लेंथ एल डैश है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो एल ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आर डैश इज टू रो एल ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर रो एल ए ना लिख करके न्यू वाली निकाल रहे हैं, तो आर डैश यहाँ पर भी एल डैश आएगा, यहाँ पर भी ए डैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यू रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो रो का सेम रहेगा। यहाँ पर जो एल डैश है वो कितना है आपका, 2L है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि लेंथ डबल हो गई है। ए डैश कितना है, एरिया कितना हो गया है, अब हाफ हो चुका है, मतलब A/2। तो यहाँ पर A/2, तो ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ इंटू में 2, ठीक है। अब आर डैश इज टू क्या आ जाएगा, रो 2 टू 4L अपॉन में A हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं इसको ये मल्टीप्लाई में सभी इस सारी डिजिट मल्टीप्लाई में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 4 रो L अपॉन A, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये रो एल ए किसकी इक्वल है, रो एल ए किसकी इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर डैश इज टू 4 इंटू में आर, क्योंकि आर इज टू क्या होता है, रो एल ए होता है, तो 4R हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितना, 5 ओम, ठीक है, यहाँ भी लिखा भी है मैंने। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 5, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 ओम आ गया। समझ गए क्या हुआ, कि अगर हम क्या कर दें, अगर हम किसी वायर को खींच के लंबा कर दें, तो क्या होता है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। एक चीज आपको ये चीज यहां से दिखाई दे रही है ना, पहले 5 ओम था, अब ये 20 ओम हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे करके आना, ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा,
अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगर मान के चलो कोई डिजिट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर 10 ओम हो जाता है ना, और यहाँ पर हम लिखते अगर यहाँ पर एरिया हो जाए अगर, और यहाँ पर हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने पे क्या होगा, एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 10 ओम का जो है यहाँ पर कंप्रेस कर रहे हैं। अब उल्टा हो गया, देखो हम इसको अब दबा रहे हैं, दबाओगे तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाएगा, तो और इसकी लेंथ जो होगी अब वो लेंथ हाफ हो जाएगी इसकी, मतलब अब ये नेक्स्ट स्टेप में इसको कंप्रेस करोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो अभी इसको एरिया जो है एडस जो है वो कितना हो गया, 2a के इक्वल हो गया, मतलब पहले वाले के डबल हो गया एरिया। और जो लेंथ जो है आपकी न्यू वाली लेंथ जो बनी है अब, वो पहले वाले की कितनी हो गई, हाफ हो गई, है ना। समझ में आ रहा है ना, इसमें उल्टा था, अब इसमें उल्टा हो गया क्योंकि इसमें हमने कंप्रेस किया है इसलिए। अब हम करते देखते हैं इसको कैसे होगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ कितना, देख लो ये वाला आर डैश, आर डैश दिया हुआ है कि आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, आर डैश आप अभी निकालोगे, न्यू रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो आर दिया हुआ है आपका 10 ओम, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं हम आसानी से, आर इज टू रो एल ए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रो एल ए वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर डैश फाइंड कर रहे हैं हम, आर डैश इज टू में कितना हो जाएगा आपका, आर इज टू रो एल ए, आर डैश इज टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब एल डैश और ए डैश की वैल्यू पुट कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अच्छा, अब दिमाग में पहले सोच लो क्या होगा आंसर। अगर हम वायर को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या, लेंथ बढ़ा दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। एक चीज हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अभी हमने देखा था क्वेश्चन में। अब लेंथ कम हो गई तो मतलब रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। तो अब आंसर जो देखना अब जो आएगा ना वो कम आएगा, आपका 10 ओम से कम आएगा। देखो अभी कर लेते हैं हम, रो एल डैश कितना है आपका, एल बाई टू, एल बाई टू, है ना। और ए डैश कितना है आपके पास, ए डैश आपका 2a, तो ए डैश अपॉन में नीचे आएगा 2a, अपॉन में ही आएगा, ठीक है। तो आर डैश कितना हो गया आपके पास, रो एल अपॉन 4a, 4a हो गया। अब रो एल ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, आर बाय 4 हो जाएगा ये। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, 10/4। अब 10/4 को डिवाइड करो, 4 टू 8, अपॉन में 2.4520, तो मतलब कि कितना आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि जो आपका नेट जो टोटल जो आपका आया है न्यू रेजिस्टेंस जो आया है कि उतना है 2.5 ओम आया है, देखो, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना ये। तो देख रहे हो एक चीज समझ में आ रही है कि लेंथ बढ़ाने पे हमारा क्या रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जा रहा है, और लेंथ कम करने पे क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम, इसको नोट कर लो जब तक। कर लेते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट फ्लोज, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू थ्रू 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर है, इसमें कितना कितना करंट फ्लो होगा ये बताओ, when potential difference is, when potential difference is 2 वोल्ट, ठीक है। अब बताना है आपको कि कितना करंट फ्लो होगा, तो आपको दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। इसमें हमें दे रखा है आर ओम, मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना है लिख लो, पहले जो दिया हुआ लिख लो, 2 ओम। वोल्ट दे रखा है, मतलब पोटेंशियल दे रखा है, कितना है, 2 वोल्ट, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, आई फाइंड करना है, करंट। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताओ, V इक्वल टू आई आर वाला, V इक्वल टू आई आर, हमें फाइंड करना है I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक है। अब यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन में ये कितना दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, तो 2 ओम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो I इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, इजी है। अच्छा, अब थोड़ा और एक और लेवल पे आते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछता, अगर आपको पहले नोट कर लेना, फिर ठीक है इसमें चेंज कर लेना उसके बाद, कि अगर आपसे पूछता कि 3 किलो ओम रेजिस्टर है आपके पास, उसमें कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे उसमें, और आपको यहां दे रखा है, मान के चलो 3 वोल्ट दे रखा है,
तो कैसे करोगे, आर कितना है आपके पास यहाँ पर 3 किलो ओम है, किलो ओम से कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 ओम हो जाएगा ये, ठीक है। अब वोल्ट कितना है आपके पास, 3 वोल्ट है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है करंट, तो V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, V कितना है 2 वोल्ट अपॉन में R कितना है 3000, सॉरी V जो है आपके पास 3 है और R जो है आपके पास 3000 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 1 अपॉन में 1000 बचेगा एम्पियर, ठीक है। एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा आगे, क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको यहाँ तक छोड़ के नहीं आना है। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको ऊपर लेके आओगे तो 10 की पावर 3 में हो जाएगा ये, है ना, माइनस में हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो -3 जो पावर होती है उसको हम मिली बोलते हैं, मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। 10 की पावर -3 जो होती है उसमें हम मिली एम्पियर बोलते हैं। 10 की पावर -6 जो होता है उसको हम माइक्रो एम्पियर बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर, ऐसे माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिली एम्पियर लिखेंगे, ध्यान रखना। तो ये आपका है आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम करते हैं इन न्यूमेरिकल्स को। तो ये न्यूमेरिकल्स थे, वहां पर कुछ टर्म्स थी जिसमें मैंने आपको बताया थर्मिस्टर्स और नोनोमिक डिवाइस, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहीं तक है स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।